वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड दिस इज आवर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज हम बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन की। अमेरिकन रेवोल्यूशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो। सेकंड पार्ट विल फॉलो आफ्टर दिस डेफिनेटली। सो in the last lecture we studied about revolution in England and how that revolution actually gave the whole world a new concept that can actually be brought in practically, that is the concept of constitutional monarchy। और कैसे उस रेवोल्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंस ऑफ पार्लियामेंट ओवर मोनार्की को इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस इम्पैक्ट इट हैड। लेकिन उसी में हमने एक बात और देखी थी कि किस तरीके से ये जो इंग्लैंड में रेवोल्यूशन हुए, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है 1688 का, उसने ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ब्रिटिशर्स मौजूद थे वहाँ पे इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा। और नॉर्थ अमेरिका में जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट रहा। और वहाँ पे किस तरीके से जो कहना चाहिए लोग थे वो इस रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाना शुरू की। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम इसी से करेंगे कि व्हाट वाज अमेरिकन रेवोल्यूशन, बैकग्राउंड की बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या ऐसे इवेंट्स हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन के। बिफोर दैट, दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस आर माई academics, this is my experience. Moving on. So what was this American Revolution? This we have discussed कि नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी and all these colonies were on the west coast of Atlantic Ocean. So if I zoom out a bit, this आप देख सकते हैं कि 13 कॉलोनीज थी। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, मैरीलैंड, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, and New Hampshire. So, after the 7-year war, the influence of French in the rest of North America was ended. So, this was also there in the last lecture कि किस तरीके से 7-year wars ने French supremacy, especially in South Asia and North America, इसको ख़त्म किया। In North America, north there were fishing and shipbuilding. In south there were large plantations like feudal manors had grown up where tobacco and cotton were grown with slave labor brought from Africa. So this region, north region and south region, this was divided and अलग अलग जैसे जो नॉर्थ में था वहाँ पे शिप बिल्डिंग हो रही थी और साउथ में जो कॉलोनीज थी वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा था, फार्मिंग हो रही थी, प्लांटेशन हो रहा था, लार्जली टोबैको और कॉटन का। और स्लेवरी थी जो भी ये प्लांटेशन हो रहा था, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही थी, ये अमेरिकन या जो भी कॉलोनाइजर्स थे वो जो उन्होंने कहना चाहिए कि जो स्लेव्स वो अफ्रीका से लेकर आ रहे थे, स्लेव लेबर उनके जरिए करवा रहे थे। sorry. Each colony had a local assembly and it was elected by a qualified voters. तो हर किसी कॉलोनी की अभी एक कंट्री नहीं है, अभी ये सिर्फ इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ कॉलोनीज जिनकी व्हाट यू कॉल एज कि एक असेंबली होती थी, एक आप इसे लोकल असेंबली कह लीजिए या एक ऐसी बॉडी जो उनके डिसीजन मेकिंग और सारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और इसमें जो मेंबर्स थे दे वर इलेक्टेड बाय अ सेट ऑफ क्वालिफाइड वोटर्स। These assemblies enacted laws concerning local matters and levied taxes. However, they were under the rule of their mother country, that is Britain. They were under the rule of their mother country, that is Britain. By 18th century, the colonies found the laws which the English government imposed upon them were more and more objectionable. So obviously, जो apart from though वो अपना law बना रहे थे
काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर लॉ बनाने की उनको इजाज़त भी थी, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न ये था कि उनकी जो मदर कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की कहना चाहिए हरकतें कर रही थी कि ये दिस वाज मोर एंड मोर ऑब्जेक्शनेबल एंड this this sentiment against the English government actually led to the idea of being an independent nation and developed into the revolutionary war. Actually हुआ क्या है, इसमें एक छोटी सी कहानी और है that 1492 तक तो वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोप को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है और वहां पर भी कॉन्टिनेंट है. एंड व्हेन दे फाउंड दैट, और फिर उन्हें ये पता चला कि दिस इज इवन देयर आर इमेंस रिसोर्सेज इन दिस रीजन, सो उन्होंने वहां से लोगों को ब्रिटेन से और यूरोप से जो है वो अमेरिका में सेटल करवाना शुरू किया. यहाँ पे जो लोग आए वो इनिशियली अपने आप को उसी अपनी मदर कंट्री का मानते थे कि हम ब्रिटिशर हैं या फ्रेंच हैं या हम यूरोपियन हैं. लेकिन जब सेकेंड और थर्ड जनरेशन जो आए उन्होंने कहा आप होंगे, हम तो अमेरिका में पैदा हुए, वी आर अमेरिकन एंड इफ वी आर बोर्न हियर, एक्चुअली द आइडिया ऑफ फ्री एन इंडिपेंडेंट नेशन वाज वेरी मच प्रेवलेंट आउट देयर. तो जो थर्ड जनरेशन उन लोगों की आई जो यूरोप से लाके सेटल किए गए थे, उन्होंने कहा आप यूरोपियन होंगे अपने फर्स्ट जनरेशन के लोगों से कि आप यूरोपियन होंगे, हम नहीं हैं, वी आर अमेरिकन एंड हम यहीं पे पैदा हुए. एंड वाई दीज पीपल जिन्होंने हमें एक्चुअली बाहर निकाल दिया, जिन्होंने हमें ये नहीं समझा कि हम उस समाज में रहने के लायक थे कि नहीं थे, वो लोग अब भी हमारे ऊपर लॉ बनाएंगे या अब भी हमें गवर्न करेंगे, ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे. एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द सेंटिमेंट ऑफ an independent nation and ultimately leading to a revolutionary war. ये एक बहुत बड़ा रीजन था, but there were certain other causes of American Revolution. Economic causes. We'll see this classification. कि the colonial policy of England in economic matters was primary cause of resentment in American colonies. तो ये तो हमेशा से था ही कि हमें देर से समझ में आया इंडियंस को कि ये हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. पहली बात दादा भाई नारोजी ने जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की, इट वाज इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. लेकिन अमेरिकन को ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज हो गई कि देयर कॉलोनियल पॉलिसीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. और इनकी एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से कहना चाहिए कि अमेरिकन कॉलोनीज जो हैं वो अपनी खुद की इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, जैसे बिकॉज फ्रेंच के साथ उनका वॉर हो चुका था, ब्रिटिश का स्पेन के साथ वॉर हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो भी अमेरिकन कॉलोनीज हैं, बिकॉज देयर मदर कंट्री वाज इंग्लैंड, सो दे कैन नॉट यूज जो नॉन ब्रिटिश शिप थे वो उनको अपने ट्रेड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे, उन्हें सिर्फ ब्रिटिश शिप्स को ही यूज करना था. होता ये था मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स, जैसे जो मेजर वैल्यूएबल गुड्स थे, जैसे टोबैको था, कॉटन था, शुगर था, अगर आपको दुनिया में कहीं भी भेजना है आपको पहले उसे इंग्लैंड भेजना पड़ेगा और फिर वो वहां से बाकी दुनिया में जहां भेजना चाह रहे हैं वहां जाएगा. तो obviously this was a burden over the people or the traders who were in North America. और अगर आप किसी और कंट्री से अदर देन इंग्लैंड किसी चीज़ को मंगा रहे हैं, किसी गुड्स को कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर if it is from a non-British place. So this was the economic exploitation. This was the level of economic exploitation that Britishers were doing. And this obviously इसकी वजह से एक सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ, क्योंकि जब तक, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंसान को जब तक रियलाइज नहीं होता कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लार्जर टर्म पे आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे या आप एज अ कंट्री की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जब तक उसे ये रियलाइज नहीं होता कि इट इज अल्टीमेटली
सोशल से ज़्यादा जब उसको इकोनॉमिक लॉस होने लगता है तब वो एक्चुअली में उसको रियलाइज होता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड. सो यही हुआ. ये इकोनॉमिक जो रीजंस थे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, ये यू नो बहुत बड़ा एक रीजन बने अमेरिकन रेवोल्यूशन का. फिर उसके अलावा द कॉलोनीज वर आल्सो फॉरबिडन टू स्टार्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज. तो उन्होंने सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, उन्होंने ये भी कहा था कि आयरन वर्क्स और टेक्सटाइल जैसी, क्योंकि ये इंग्लैंड में थी, तो ये चीजें आप यहाँ अमेरिका में शुरुआत इसकी नहीं कर सकते. सो दे वर फोर्स्ड टू इंपोर्ट दीज गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. और जब आप उसका प्रोडक्शन नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको उसको मंगवाना पड़ेगा, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. और इंपोर्ट कहाँ से कर सकते थे? सो ऑब्वियसली इंग्लैंड से. सो इन एवरी पॉसिबल वे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ था, कहना चाहिए इंग्लैंड इन कॉलोनीज का, ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज थी, उसको हर तरीके से इंग्लैंड ने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की. और वो कहीं ना कहीं एक्चुअली कोशिश नहीं, वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के, उनके ट्रेड, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के, देयर होल इकोनॉमिक ग्रोथ वाज slowed down. Rather, there was no economic growth. They cannot have an economy of their own. फिर taxes to finance war. Yes, उन्होंने शुगर पे वो किया, चाय के ऊपर टैक्स लगाया. सो ये हमने देखा कि 7 years ऑफ ग्लोबल वॉर, और उसके अलावा भी जो है वो वॉर चल रहा था. यूरोप में अलग अलग जगह वॉर, ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व इन वॉर. सो ऑब्वियसली एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट. मतलब ये कह देना कि हम सामने वाले कंट्री पे वॉर करके उसको खत्म कर देंगे, कहना बहुत आसान है. किसी भी दौर में हो, चाहे वो ये दौर हो 1765 की बात हो, चाहे वो 2020 की बात हो, एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट. और जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है ना, अमेरिका की जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग थी उसने वॉर अफोर्ड किया. आप देखोगे कि अमेरिका ने इराक पे वॉर किया 2011 के 2001 के अटैक्स के बाद, अफगानिस्तान पे वॉर किया. और इन सारे वॉर्स के बाद हुआ क्या? अमेरिका खुद रिसेशन में चला गया. सो एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट. सेम थिंग हैपेंड विद व्हाट वी कॉल एज दिस पीपल, ब्रिटिश पीपल, कि उन्होंने बहुत ज्यादा, जब वॉर था तो जाहिर सी बात है वॉर का खर्चा कौन उठा रहा था? सरकार. और सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कर्जे में आ गई. अब कर्जे में अगर सरकार आ गई तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले वो टैक्स बढ़ाती है. इन्होंने क्या किया? 1765 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने एक स्टैंप एक्ट पास किया, दैट ऑन कि जितनी भी अमेरिकन कॉलोनीज हैं, जितनी भी अमेरिकन कॉलोनीज है, वहाँ किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, तो उस पर क्या होगा? उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रेवेन्यू स्टैम्प देना पड़ेगा. And up to 20 shillings were to be affixed to the legal documents and other paper. और ये जो है इतना का स्टैम्प, 20 shillings का जो स्टैम्प है, ये हर उस पे अफिक्स करना जरूरी है. अल्टीमेटली सी बॉयकॉट हमने 1920s रादर हमने स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट शुरू किया. इन्होंने 1765 में किया. और इन्होंने क्या कहा कि नाउ ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट एक बहुत ज्यादा वायलेंस भी, वायलेंट रिवोल्ट भी हुआ, वायलेंट सेंटिमेंट्स भी आए. उन्होंने कहा बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स. इन्होंने कहा बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स. एंड देयर वर मेनी अपराइजिंग्स इन मेनी टाउन्स एंड टैक्स कलेक्टर्स वर किल्ड. दे क्लेम दैट कौन? द कॉलोनिस्ट, जो नॉर्थ अमेरिका में लोग थे, उन्होंने कहा कि that English Parliament had no representative from the colonies, it has no right to levy tax on them. तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठ ही नहीं रहा है, तो यूरोप, तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसके पास कोई हक नहीं है, इसके पास कोई राइट नहीं है कि वो इन चीजों के ऊपर टैक्स लगाए. सो द रेवेन्यू फ्रॉम दीज टैक्सेस वर नॉट यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनीज बट ऑफ इंग्लिश, ऑब्वियसली. और ये जो भी टैक्सेस से जो भी पैसा आ रहा था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था स्टैम्प ड्यूटी से, आप अमेरिकन कॉलोनीज से जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, उससे जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग दैट फॉर
द वेलफेयर और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनीज, बट आप उसको अपने ही इंग्लिश लोगों के और इंग्लिश इंटरेस्ट के को फुलफिल करने में यूज कर रहा है. सो ये एक अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था टैक्स टू फाइनेंस वॉर्स. देन ये जब तक देखो, एक चीज याद रखना, आप कितना भी दुनिया में आप कोई भी रिवोल्ट देख लो, कोई भी रेवोल्यूशन देख लो, रेवोल्यूशन देख लो, चला आज टर्म, वहां पे आपको एक चीज दिखेगी कि जब तक, जैसे हमने रेनेसां में देखा, फिलोसोफर्स का बहुत, पॉलिटिकल थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल था, ऐसे ही यहां पर भी अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा रोल था. दीज पीपल, जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज थे और जो लोग अब ब्रिटेन के और ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस तरीके के एक्ट्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, और अब जो इंडिपेंडेंट नेशन का जो सेंटिमेंट फ्लो हो रहा था, उसमें जो लोग थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश philosophers of the 17th century. These philosophers like Locke, Harrington, Milton, they believed that men had certain fundamental rights and which no government has right to infringe. So इनकी जो philosophy थी, चाहे लॉक की हो, हैरिंगटन की हो, मिल्टन की हो, इनका एक ही चीज थी कि जो भी इंसान है, जो भी इंसान इस प्लैनेट अर्थ पर रह रहा है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके कुछ बेसिक राइट्स हैं, और वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट उसे उनसे छीन नहीं सकती, किसी भी तरीके से उसे वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकती. अमेरिकन थिंकर्स, स्पेशली थॉमस जेफरसन, ये सर, ये वाले थॉमस जेफरसन, they were also inspired by what French philosophers were saying and writing at that point of time. This we will see after American Revolution कि French philosophers क्या कह रहे थे, and how that transpired to the French Revolution. Jefferson asserted that the colonists' right to rebellion and encouraged their increasing desire for independence. So इस तरीके के जो थॉट्स थे, चाहे वो थॉमस जेफरसन का हो, थॉमस पेन का हो, ये ये एक बार फिर से ये वाले जो सर हैं, ये लॉक, हैरिंगटन, ये मिल्टन, ये जेफरसन और ये थॉमस पेन. सो दे detested the inequalities of English society and had come to America. In a pamphlet entitled Common Sense, he wrote, "It was repugnant to reason to suppose that this continent can long remain subject to any external power. There is something absurd in supposing a continent to be perpetually governed by an island." So obviously they said that America is a continent and British England is an island. That how I can say that a continent, the whole continent, can be governed by an island. So this was a very unique philosophy that Thomas Paine gave. Now जो टैक्सेशन की बात थी, जो भी हमने देखा कि ये टैक्स वॉर की वजह से इन्होंने टैक्सेशन को ज़्यादा टैक्सेशन करने लगे, तो इन्होंने कहा जो द कॉलोनी दैट वाज मैसाचुसेट्स, जो कॉलोनी थी, they together called the representative from other colonies to consider the common problems. In this Massachusetts assembly, they agreed to declare that English Parliament had no right to levy tax on them. And यहाँ से इसी assembly से जो slogan था that no taxation without representation, no taxation without representation, and they threatened to stop the import of British goods. उन्होंने कहा आप हमारे लिए लॉ बना रहे हो, आपको पहली चीज तो कोई हक है ही नहीं, आप एक छोटे से आइलैंड, हम इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, और ठीक है हमारे पूर्वज इंग्लैंड से आते होंगे, हम नहीं आते. We are here, we are Americans and you have no right. You are a small island, we are a large continent and you have no right to make law
no, for us first of all. And even if this is the system that you want, then you should first give us proper representation, and then we will talk about what to do, what not to do. Until then, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो we are going to stop the import of British goods. The threat led English to repeal the Stamp Act, but the Parliament still insisted that it had the right to levy taxes. तो ये Stamp Act हट जाता है after all this protest and everything. And Parliament ने ये भी कहा that it had, उन्होंने बार बार यही कहा कि it had the right to levy taxes. Then Parliament imposed tax on consumer goods coming to colonies such as paper, glass, tea, paint. जो भी इंग्लैंड से आ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के अलावा कहीं से इंपोर्ट नहीं करा सकते थे, तो जब इंपोर्ट नहीं करा सकते थे तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया. देन कॉलोनीज ने फिर से ऑब्जेक्शन दिया दैट ओनली देयर ओन असेंबलीज, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि द कॉलोनीज हैड देयर ओन असेंबलीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओनली इट हैड राइट टू रेज मनी थ्रू टैक्सेस. आप वहां इतनी दूर से बैठे बैठे पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके बैठे हैं आप, और आप किससे हमारे लिए लॉज बना सकते हैं. इन प्रोटेस्ट द कॉलोनीज कट डाउन द इंग्लिश इंपोर्ट्स बाय 1/2. सो जो भी आ रहा था उन्होंने ऑब्वियसली किसी को भी हर्ट करना हो ना, सबसे पहले उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करो. कितना भी बड़ा रेजिम हो, कितना भी बड़ा एम्पायर हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज से कहना चाहिए कि उस पर इफेक्ट पड़ता है. आप जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हो, आप बॉयकॉट की बात करते हो, तो ये जो है ये इस तरीके की चीजें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जब हर्ट होते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, उनकी बात सुने. द इंग्लिश withdrew the plan, levying only the tax on tea and to, मतलब सिर्फ अब ईगो वाली बात थी कि ठीक है, अब क्योंकि उनके इंपोर्ट्स आधे हो गए और ब्रिटिश इंपोर्ट्स वो ले नहीं रहे थे जो कॉलोनिस्ट थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मान ली बात, हम टैक्स नहीं लगा रहे, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा. लेकिन उनकी ईगो थी कि टैक्स तो हम लगाएंगे. तो इस ईगो को एक्चुअली फुलफिल करने के लिए उन्होंने चाय के ऊपर टैक्स लगाया. दे टैक्स ऑन टी, और this ultimately led to Boston Tea Party. It was not a tea party, it was बहुत ही मेजर इवेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन में, कि जो ऑब्वियसली अब उनको लगा जब सब चीज पर टैक्स हट गया तो ये चाय क्यों. सो ऑब्वियसली शिप्स के थ्रू चीजें आती थी, इंपोर्ट हो रहा था. जब चाय आई और चाय के ऊपर क्योंकि टैक्स लगा हुआ था, तो बहुत से ऐसे कॉलोनीज थी जिन्होंने कहा कि हम ये टी अनलोड नहीं कर रहे हैं. सो इन बॉस्टन व्हेन द गवर्नर ऑर्डर्ड शिप टू बी अनलोडेड, सो जब ये ऑर्डर हुआ, जो बॉस्टन का गवर्नर था कि ये जो शिप्स हैं ये अनलोड होंगे, तो देयर वर अ ग्रुप ऑफ सिटीजंस और वो कॉल्ड एज द सन्स ऑफ लिबर्टी, और उन्होंने अमेरिकन इंडियंस, रेड इंडियंस की तरह उन्होंने ड्रेस किया. एंड उन्होंने दिस ग्रुप वाज लेड बाय सैमुअल एडम्स. इंपॉर्टेंट है, सैमुअल एडम्स जो है वो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे. और उन्होंने क्या किया, ये जो चाय के क्रेट्स थे उसको जो है वो अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे देखो चाय के जो है ये कैरेट्स खाली कर रहा है, इन्होंने जो है वो अटलांटिक ओशन में थ्रो कर दिया. अब एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन कनेक्शन भी है. अब ये जो टी जब टैक्सेशन वाली बात हुई और ये स्टैम्प एक्ट और ये सारी चीजें चल रही थी, उसी दौरान ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक्चुअली मोनोपोली मिली कि वो इंग्लैंड के अंदर जो है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में जो है वो चाइना से और इंडिया से और चाइना से जो है वो चाय लाके वहाँ पे सेल आउट कर सकती है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती है. सो इसी के अगेंस्ट बेसिकली ये शुरुआत होती है. और उन्होंने कहा कि ठीक है, टैक्सेशन अच्छा मिलेगा. सो बट द द अमेरिकन कॉलोनाइजर्स, उन्होंने कहा कि सर सॉरी, आपकी गुलामी हमारे दादा ने की होगी, हम नहीं करेंगे, वो वहां से थे, हम नहीं थे. आपने हमें उस समाज के लायक नहीं समझा और आपने एक्चुअली हमें यहाँ भेज दिया. नाउ वी आर फ्री पीपल. और सो
these people under the leadership of Samuel Adams, इन्होंने इस पूरे शिप पे जितने भी शिप्स थे इनके ऊपर जो है वो अटैक किया उनको। और ऐसा नहीं कि चाय मतलब अटैक इसलिए किया कि लूटना था, नहीं, they have to register their protest. So what they did, they actually dumped whole tea into Atlantic Ocean, and this incident is known as Boston Tea Party, or English government then closed the port of Boston and all to all trade and precipitated the uprising of colonies. So यहाँ से एक बार वही जब क्रांति की जो शुरुआत हुई वो उसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन के साथ साथ कभी कभी इस तरीके के एक इवेंट की भी ज़रूरत होती है जो लोगों को स्टिमुलेट कर सके, और वही किया एक्चुअल में इस बॉस्टन टी पार्टी में। सो बॉस्टन टी पार्टी जो है वो कोई टी पार्टी नहीं थी, इट वाज अ वेरी यूनिक वे टू प्रोटेस्ट एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। और इसके बाद 1773 में होता है। 1774 में ये लोग जो है ये 13 कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया। सो ये फिलाडेल्फिया में मिलते हैं 1774 में, जो ये 13 कॉलोनीज थी उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव। एंड इन्होंने इंग्लिश किंग से कहा कि ये जो आपने रिस्ट्रिक्शंस हमारे इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर हटा लिए ये हटाइए, और आपको अगर कोई टैक्स लगाना है तो आप लगा लीजिए, लेकिन फॉर दैट आवर कंसेंट इज नेसेसरी, द कंसेंट ऑफ कॉलोनिस्ट इज नेसेसरी। बट दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय एज अ म्यूटिनी बाय द किंग। किंग ने कहा कि ये तो हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, एंड उन्होंने इंग्लैंड से जो है ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिया अमेरिका के लिए। जब ये कॉलोनीज ने देखा कि ये तो जो है हमारे अगेंस्ट ट्रूप्स वगैरह मतलब लड़ाई के मूड में आ रहे हैं, तो इन्होंने खुद अपना डिफेंस, अपना मिलिट्री डिफेंस प्लान किया विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्रूप्स। एंड इन 1775 this the first battle of the revolution was fought where 1,000 soldiers met the colonial militia in independence. So इसी के साथ लड़ाई शुरू होती है, बैटल्स शुरू होती हैं, एंड दिस लेड टू दी colonial the war or the battles between the English troops and the colonial militia. And this was the final declaration of independence, 4th July 1776. Finally जो representative of the United States of America. So this is a very good part actually. The declaration on 4th July 1776, the Second Continental Congress. So this declaration was not done on the First Continental Congress, but on the second one. That all men are created equal. Congress adopted the declaration of that they are endowed by the Creator with certain inalienable rights. So there are certain inalienable rights. Inalienable मतलब जिसको किसी भी तरीके से कोई भी infringe नहीं कर सकता. That among these rights are life, liberty and pursuit of happiness. जिंदा रहने का हक, आज़ादी का हक और खुश रहने का हक, ये दुनिया की कोई सरकार, कोई भी सिस्टम इस चीज़ को आपको नहीं ले सकता। और ये इम्पॉर्टेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन इसीलिए इसने दुनिया को एक नई चीज़ दी, लिबर्टी का कंसेप्ट दिया, आज़ादी समझाई, दिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। And this declaration advanced the principle that people are the source of authority. और यहीं से इंस्पायर होता है इंडियन प्रीएम्बल भी, क्योंकि इंडियन प्रीएम्बल शुरू होता है We the people of India से, and it affirmed that the people's right to set up their own government. और किसी के पास ये ताकत नहीं है और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सरकार बना सके, ये सिर्फ लोगों के पास है। इसीलिए जब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वो शुरू ही इससे होता है, हम भारत के लोग। American constitution has a very great impact, and we have taken up various provisions of our own constitution from that. So this declaration also stated that American colonies has been oppressed by the English government, and these united colonies are
and of right ought to be free and independent states. And up to this time, the colonists had been fighting for their rights as Englishmen. After declaration of 1776, they fought to their right to be an independent nation. So ये वो जो चीज़ थी जो हमने शुरुआत में कही कि वो जो फर्स्ट जनरेशन अमेरिका ब्रिटिशर्स थे, जो सेकंड जनरेशन थे, वहां तक तो ये इंग्लिशमैन का कंसेप्ट चलता आया. लेकिन जो थर्ड जनरेशन जब आई तो उसने बोला सर सॉरी, सर डैड एंड ग्रैंडपा वी आर सॉरी, आप थे हम नहीं हैं. और ये बहुत अच्छा कहना चाहिए एक इवेंट था दुनिया में. सो this was our American Revolution, and this was the declaration of. So this was in the second कांग्रेस जहाँ पे ये सारी चीजें. अब इसके बाद के इवेंट्स क्या हुए, किस तरीके से जो है ये सारी चीजें अमेरिकन रेवोल्यूशन बैटल्स वगैरह और जो भी constitution and what was the significance of American Revolution, this we will see in the next video. Till then, have a great time at home. Do give your valuable comments, they are very inspiring, and if you didn't like something that आप बिल्कुल आपको कुछ कंसर्न है बिल्कुल आप मेंशन करिए. We'll try to cater that also. And अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe the channel. Till then, have a great time. See you in the next lecture. Thank you so much.